के ऊपर सबसे पहला जो एलिगेशन लगा वो यही है कि आपने 5 साल का कार्यकाल यूं ही गुजार दिया। आप संसद में जब आपदा आई थी उसके बारे में भी बोलते हुए नहीं दिखे। इन लोगों को कहाँ दिखेगा, ये तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, तो सेल्फियाँ ले रहे थे। आपको घेरने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह तैयार है। सिरमौर से ही आपके आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आते हैं सुरजीत ठाकुर, वो हों या फिर आपके संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के प्रभारी रोहित ठाकुर हों। माकपा पूरी तरह से है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सब संगठन एक मंच पे आए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता भी हुई थी। आपको नहीं लगता कि अगर ये तीनों चारों दल एक साथ होते हैं आपका चुनाव कठिन होने? जितने भी ये लोग हैं ये सुविधा के अनुसार इकट्ठे होते हैं। पिछले कल हम पौंटा विधानसभा क्षेत्र थे, लोग आपके एक रेल के वादे को बार बार याद करवा रहे थे। आपने कहा था रेल नहीं आएगी तो मैं पौंटा साहिब नहीं आऊंगा। रेल पहुंची नहीं है, वोट मांगने आपके? नहीं, देखिए मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आपके ऊपर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर आपने काम किए हैं तो प्रधानमंत्री की रैलियां करवाने की क्या आवश्यकता है? काम है तो आप गिनवाइए। बता देता हूँ, पहले तो आपको काम ही बता देता हूँ जो मैंने इन 5 सालों में करा है। आपने तो 100% सेव की ड्यूटी की भी बात कही थी। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र की रैली को संबोधित करने वाले हैं, उसके बाद वो मंडी जाएंगे। इन दोनों रैलियों को लेकर चर्चा ये है, लोग कहते हैं कि भाजपा को लगता है कि शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र उनका कमजोर है, इसलिए प्रधानमंत्री की रैलियां यहाँ पर करवाई जा रही कि मंडी और शिमला केंद्र बिंदु हैं। भाजपा के नेता बार बार मंचों से कह तो देते हैं कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, परंतु सवाल ये है जब प्रदेश में आपदा आई थी सबसे ज्यादा सवाल ही यही उठा कि उस दूसरे घर की प्रधानमंत्री को याद नहीं आई। मुख्यमंत्री जी आज जो आपदा का राहत पैकेज बांट रहे हैं वो पैसा उनके पास कहां से आया? आपने कहा कि सरकार की गारंटियां फेल हो रही हैं, तथ्य तो ये कहते हैं सरकार ने ओपीएस दी है। मुख्यमंत्री मंचों से कह रहे हैं लाहौल स्पीति में हमने महिलाओं को 1500 रुपया भी शुरू कर दिया। मंत्री तो मंचों से ये भी कहते हैं कि आपने और जयराम जी ने मिलकर एक पिक्चर रिलीज करने का प्रयास किया था जिसका नाम था रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदला नहीं, पिक्चर फ्लॉप हो गई डायरेक्टर की तरह। हम इस समय शिमला संसदीय क्षेत्र के नाहन विधानसभा क्षेत्र में हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर एक विशाल जनसभा होने वाली है जिसमें वे भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सुरेश कश्यप के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खास क्या चर्चाएं हैं और सुरेश कश्यप के बारे में विपक्ष किस तरह के सवाल उठा रहा है, चर्चाओं के उत्तर देने के लिए स्वयं सुरेश कश्यप हमारे साथ हैं। आपने मुख्यमंत्री का वो उस दिन का भी अभिभाषण सुना होगा जिस दिन मुख्यमंत्री शिमला आए थे, विनोद सुल्तानपुरी की नामांकन रैली थी। आपके ऊपर सबसे पहला जो एलिगेशन लगा वो यही है कि आपने 5 साल का कार्यकाल यूं ही गुजार दिया। आप संसद में जब आपदा आई थी उसके बारे में भी बोलते हुए नहीं दिखे। देखिए, मुख्यमंत्री को शायद मालूम नहीं है, जब आपदा आई थी मैंने 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। जहां जहां भी आपदा आई, जिला सिरमौर में, पौंटा साहिब में, जो राजबन में एक परिवार के 5 लोगों की मृत्यु आपदा के कारण हो गई थी, मैं दिल्ली से आकर उस परिवार के 3 लोगों के संस्कार में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री उस स्थल के ऊपर 20 दिन के बाद आए, जबकि मैं तो तीसरे दिन ही, जब उनके शव बरामद हुए तो तीसरे दिन ही उनके दाह संस्कार में पहुंच गया था। वहां करीब 100 परिवार विस्थापित हो गए थे। सीसीआई राजबन का जो एक गेस्ट हाउस है, हमने उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था वहां पर की, उन लोगों के रहने की व्यवस्था की, उनको कंबल बांटे। 50 टन राहत सामग्री मैं अपने प्रयासों से लाकर हमने पौंटा विधानसभा क्षेत्र, रेणुका विधानसभा क्षेत्र, शिलाई विधानसभा क्षेत्र, पछाद विधानसभा क्षेत्र और पूरे अपने संसदीय क्षेत्रों में जहां जहां भी राशन की इस प्रकार की कोई समस्या आई, हमने उनको राहत राशि दी, राहत की सामग्री दी, राहत राशि दी। साथ ही साथ नाहन में, कंडईवाला में जब बादल फटने की घटना हुई, एक महिला बह गई थी, हमने उस क्षेत्र का भी दौरा किया, उस परिवार से मिला, उनको राहत राशि भी दी और अपने पास से राहत राशि उनको दी। जब रेणुका जी में जहां जहां भी आपदा आई थी उन क्षेत्रों का दौरा किया, वहां जाकर लोगों को राशन और दूसरी चीज मुहैया करवाई। राजगढ़ क्षेत्र है, पछाद क्षेत्र है, शिलाई का जो क्षेत्र जहां भी आपदा आई थी, शिलाई क्षेत्र में भी वहां पर भी मैं खुद गया।
जिला सोलन, जिला शिमला। सोलन में अगर दून विधानसभा क्षेत्र की बात, दून विधानसभा क्षेत्र में जहां आपदाई थी, करीब 50 के करीब परिवार विस्थापित हो गए थे, वहां पर भी मैं गया। ग्राम पंचायत साई, सोड़ी, गवासनी, इन पंचायतों में बहुत नुकसान हुआ आपदा के कारण। मैं विस्थापितों से भी मिलकर आया, उनके रहने की व्यवस्था की, उनके खाने की व्यवस्था की। ममलीग सोलन में वहाँ एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी, वहाँ पर मैं दाह संस्कार में शामिल हुआ। इसी प्रकार से शिमला में जब आपदाई समर हिल का जो हादसा है, उस समय तो आप लोग भी वहाँ पर थे, तो मैं वहाँ पर भी गया। रोहड़ू गया, रोहड़ू में भी एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी, और जहाँ एक 14 साल का बच्चा और 2 बुजुर्ग आपदा के कारण जो है बह गए थे, वहाँ भी मैं जाकर आया। जुब्बल कोटखाई का क्षेत्र, हमारा ठियो का क्षेत्र, शिमला ग्रामीण में जहाँ पर आपदा के कारण नुकसान हुआ था, यहाँ तक कि सुन्नी का जो बड़ा ब्रिज है जो मंडी के साथ जोड़ता है, वो ब्रिज भी बंद हो गया था, उस क्षेत्र में भी मैं जाकर आया। तो ऐसा कोई स्थान नहीं रहा पूरे मेरे संसदीय क्षेत्र का जहाँ पर आपदा के समय में नहीं गया, और बहुत सी जगह तो पैदल जाना पड़ा। कसौली का जैसा क्षेत्र अगर हम बात करें, कसौली में भी परवाणु में जहाँ पर कि आपदा के कारण बहुत नुकसान हुआ, वहाँ मैं गया। धर्मपुर के पास सियाड़ी पंचायत में नुकसान हुआ, वहाँ गया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मेरे संसदीय क्षेत्र का जहाँ पर आपदा में नुकसान हुआ और मैं नहीं पहुँचा। मैं हर विधानसभा क्षेत्र में गया और हर संभव सहायता भी लोगों को दी। इन लोगों को कहाँ दिखेगा, तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, तो सेल्फियाँ ले रहे थे, लेकिन हम धरातल के ऊपर काम कर रहे थे। और जनता को इस बात का मालूम है कि आपदा में मैंने कितना काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री को शायद दिखता नहीं है। मुख्यमंत्री ने शायद, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं जो है आपदा आने के बाद 20-20 दिन के बाद पहुंचे। दूसरी बात, हमने केंद्र सरकार से 1782 करोड़ की राहत। चलिए कश्यप जी, मैं केंद्र की सहायता राशि पर बाद में बात करूंगा। ठियोग विधानसभा क्षेत्र का जिक्र आया, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं। पूर्व में सीपीआईएम से विधायक रहे हैं राकेश सिंघा, आपको घेरने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह तैयार है। सिरमौर से ही आपके आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष आते हैं सुरजीत ठाकुर, वो हों या फिर आपके संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के प्रभारी रोहित ठाकुर हों। माकपा पूरी तरह से है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, सब संगठन एक मंच पे आए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता भी हुई थी। आपको नहीं लगता कि अगर ये तीनों चारों दल एक साथ होते हैं, आपका चुनाव कठिन होने वाला है? नहीं, देखिए, ये लोग पहले भी इकट्ठे ही थे। इससे पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को ही सपोर्ट करती रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। और जितने भी ये लोग हैं, ये सुविधा के अनुसार इकट्ठे होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली है, कोई फर्क पड़ने वाला है। वैसे भी ये कांग्रेस के साथ ही होते हैं। मैं नहीं समझता किसी प्रकार की दिक्कत मुझे इनके इकट्ठे होने से आती हो। और वैसे भी आज स्थिति देखें, देश भर में जो इंडी गठबंधन बना है, ये सुविधा के अनुसार कहीं आपस में ही लड़ रहे, कहीं जो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिमला सीट लगातार हम लोगों ने चौथी बार, ये चौथा मौका है, 3 बार पहले जीती और चौथी बार भी जीतेंगे। इसमें किसी प्रकार का कहीं पर भी कोई शंका नहीं है। पिछले कल हम पोंटा विधानसभा क्षेत्र थे, लोग आपके एक रेल के वादे को बार बार याद करवा रहे थे। आपने कहा था रेल नहीं आएगी तो मैं पोंटा साहिब नहीं आऊँगा। रेल पहुंची नहीं है, वोट मांगने आपके? नहीं, देखिए, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं रेल नहीं आएगी तो वोट मांगने नहीं आऊँगा, लेकिन रेल का मुद्दा तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी रखा। आज उसका सर्वे का काम जो है वो चला है, और इस बात को मैंने अपने संसदीय क्षेत्र की जो इंडस्ट्रियल एरिया है, ऊंचा बद्दी, बरोटी वाला नालागढ़ है, या फिर कालाम पोंटा साहिब है, इस विषय को मैंने संसद के अंदर रखा। आप उस मेरी स्पीच को सुन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ, इनके पास इतना समय है। मुख्यमंत्री और आपके विरोधी तो मंच से ये कह रहे थे कि आपने तो पूरे जितने संसद की कार्रवाई होती है सब कार्रवाइयों का तो आप हिस्सा भी नहीं थे। देखिए, मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि संसद की कार्रवाई आजकल जो है सब कुछ संसद की जो साइट है उसके ऊपर मिल जाती है। मुख्यमंत्री हो या इनके प्रत्याशी हो, उनको देख लेना चाहिए कि कौन सा मुद्दा मैंने उठाया, कौन सा मुद्दा नहीं उठाया। रेलवे लाइन की बात को मैंने प्राथमिकता के आधार पर रखा।
और आज उसका काम भी चल रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट उसको देख रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो पांवटा साहिब की अगर हम बात करें, जगाधरी से लेकर पांवटा साहिब कलाम के लिए, तो हमने जो प्रपोज भी किया है वो जगाधरी से किया है, और जगाधरी हरियाणा का हिस्सा है। और मैं एक केवल इसी रेलवे लाइन की बात नहीं, आज चंडीगढ़ और बद्दी रेलवे लाइन का जो काम शुरू हो गया है, उस मुद्दे को भी मैंने रखा है। तो रेलवे लाइन के मुद्दे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमने जिनको पार्लियामेंट के अंदर रखा। आज ये लोग जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोकसभा की साइड के ऊपर जाइए, आप आज किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप आज बच्चा बच्चा इंटरनेट का प्रयोग करता है, हर कोई देख सकता है कौन से सांसद ने कौन सा मुद्दा कब उठाया, कौन से सांसद ने किस डिबेट में हिस्सा लिया, कितने क्वेश्चंस लगाए, कितने क्वेश्चन जो है आपने जो है लोकसभा के अंदर पूछे। एक जानकारी मिलती है, लेकिन ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एक भी मुद्दा इनके पास जनता के बीच में ले जाने के लिए नहीं है। क्योंकि 15 महीने में सरकार जो है इनकी फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री जो 10 गारंटियां उसका जिक्र नहीं करते, क्योंकि गारंटियां कोई इनकी पूरी नहीं हो पाई है, हर गारंटी फेल हो गई है। इसलिए केवल और केवल इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन आज जनता हर बात को जानती है, और मैंने भी जो भी हमने मेरे संसदीय कार्यकाल में किया है, वो सारी जानकारी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में रखी है। आपने कहा संसदीय कार्यकाल में आपने बहुत काम किए हैं, आपके ऊपर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर आपने काम किए हैं तो प्रधानमंत्री की रैलियां करवाने की क्या आवश्यकता है? काम है तो आप गिनवाइए। देखिए काम की जहां तक बात है, इन 5 सालों में, जिसमें 2 साल कोरोना का था और 3 साल मुझे काम करने का मौका, मैं बता देता हूं, पहले तो आपको काम ही बता देता हूं जो मैंने इन 5 सालों में करा है। रेणुका डैम प्रोजेक्ट 7,000 करोड़ कांग्रेस के समय 1985 से लंबित पड़ा था, हमने उसको स्वीकृत करवाया, मोदी जी ने शिलान्यास किया। इसी प्रकार से सुन्नी का डैम प्रोजेक्ट 2600 करोड़ पर माननीय मोदी जी ने कुछ ही महीनों पहले उसका शिलान्यास किया, उसका शुभारंभ किया। पांवटा साहिब से हाट कोटी वाया शिलाई ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे बन रहा है, 1426 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, इसी कार्यकाल में स्वीकृत हुआ। नाहन का मेडिकल कॉलेज, उसके लिए हमने भवन निर्माण के लिए 282 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाया। IIM जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, 390 करोड़ रुपया, पहले तो IIM स्वीकृत करवाया, फिर 390 करोड़ रुपये उसके भवन के लिए स्वीकृत करवाया। चंडीगढ़ से बद्दी रेलवे लाइन, चंडीगढ़ से बद्दी 4 लेन, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़, और ऐसे अनेक काम, परमाणु से शिमला 4 लेन, पांवटा साहिब से लेकर नाहन तक 4 लेन, ये जो अभी जिनका सर्वे का काम जो है चल रहा है, नाहन से लेकर कुमारहट्टी के लिए 4 लेन का काम, सर्वे का काम चल रहा है। 1800 करोड़ के रुपए की लागत से बन रही शिमला की पेयजल योजना इसी कार्यकाल की है। ढली में 1947 के बाद जो दूसरी टनल बनी, इसी कार्यकाल में हमने बनवाई है। हमने ठियोग का बाईपास बनवाया, हमने शिलारू में एस्ट्रोटर्फ, हमारे यहाँ माजरा जिला सिरमौर में एस्ट्रोटर्फ, ऐसे अनेक काम किए हैं जो कि इन 5 सालों में ही हुए हैं, और जो अन्य योजनाओं में उसका जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तो केवल अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि इतने सारे काम, तो ये भी मैं बड़े बड़े काम गिनवा रहा हूँ जो मेरे संसदीय क्षेत्र में हुए हैं। तो जो पूछते हैं सांसद से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 6 बार सांसद रहे हैं, 7 बार सांसद रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया? कोई एक काम तो बता दे, कोई एक योजना तो बता दे। मेरा तो 3 साल का मैंने रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष रखा है, लेकिन कोई एक काम, एक योजना। और मैंने तो अपने सांसद निधि का भी जो 17,000 करोड़ रुपया मुझे मिला, जिसमें वैसे तो 19 करोड़ 30 लाख रुपया टोटल मैंने खर्च किया, इसमें 17 करोड़ मुझे अपने कार्यकाल का मिला, 2 करोड़ और 30 लाख रुपया पिछले सांसद जी हमसे जो पहले थे उनका बैलेंस बचा था। लेकिन हमने उस राशि को चुनाव से कई महीने पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आपने देखा भी होगा, कई न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर स्टोरी भी की, उन्होंने कहा कि शिमला के सांसद ने अपने पैसे का एक 130% यूटिलाइजेशन किया। हमने
समय से पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में उसका आवंटन हमने किया। तो सांसद के रूप में मैंने जो है, चाहे वो बड़ी योजनाओं की बात करें या सांसद निधि की बात करें, हमने ये इन दोनों कामों को बखूबी निभाया और अपने क्षेत्र की आवाज़ को भी, चाहे बागवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, रेलवे का मुद्दा हो, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमने जो है इस अपने कार्यकाल में 3 आपके प्रतिद्वंदी तो कहते हैं बागवानी के विषय पर संसद में कोई आवाज ही नहीं उठी। आपने तो 100% सेब की ड्यूटी की भी बात कही थी। देखिए, जहाँ तक तो 100% ड्यूटी की बात है, ये तो इन्हीं के मंत्री थे, आनंद शर्मा जी, यूपीए की सरकार थी। इन्होंने जो सीलिंग थे 50% के ऊपर लिमिट कर दिया है, उससे ऊपर ये बढ़ नहीं सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बागवानों को लेकर मेरा जो एम्फेसिस था, वो जो सेब जो है स्मगल होकर चाइना का सेब पहले आता था, मैंने उसको बंद करवाया। चाइना का लहसुन आता था, मैंने उसको बंद करवाया। इसके साथ साथ मैंने इस बात को भी संसद में रखा कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, बेटर क्वालिटी का सेब हो, ताकि बागवानों को बेटर जो है प्राइसेस मिल सकें। और मैंने इस बात को संसद के अंदर उठाया। मेरे अगर आप देखेंगे, जो अगर वेबसाइट से आप देखेंगे पार्लियामेंट की, तो आपको ये विषय मिल जाएंगे। रेलवे का मुद्दा भी मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी मिल जाएगा, सड़कों का मुद्दा भी मिल जाएगा, सेब का मुद्दा भी मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं मैंने पार्लियामेंट के जो है अपने इस कार्यकाल के दौरान उठाए, और ये सारे जो है पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है और ये इजीली अवेलेबल है पार्लियामेंट की साइट के ऊपर। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी जो थोड़ी जानकारी रखता होगा, जिसको इंटरनेट की जानकारी हो, या कोई देखना चाहेगा, तो निश्चित रूप से उनको ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। आप कभी भी देखेंगे, आपको जो है सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री शिमला संसदीय क्षेत्र की रैली को संबोधित करने वाले हैं, उसके बाद वो मंडी जाएंगे। इन दोनों रैलियों को लेकर चर्चा ये है, लोग कहते हैं कि भाजपा को लगता है कि शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र उनका कमजोर है, इसलिए प्रधानमंत्री की रैलियां यहां पर करवाई जा रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका वेलकम करता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र को उन्होंने चुना। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। शिमला की राजधानी है और उसकी जो संसदीय सीट है, उसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाता है, इसलिए उन्होंने शिमला सीट को चुना। और इसी प्रकार से मंडी, क्योंकि मंडी और शिमला केंद्र बिंदु हैं और दोनों का मैसेज जो है पूरे प्रदेश में ट्रैवल करता है और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और ज़्यादा उत्साह के साथ जो है कार्यकर्ता काम करेंगे। इसलिए मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने शिमला सीट को चुना है और सबसे पहले मेरे संसदीय क्षेत्र से हिमाचल की जनता को अपना संदेश वो देने वाले हैं। भाजपा के नेता बार बार मंचों से कह तो देते हैं कि प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, परंतु सवाल ये है, जब प्रदेश में आपदा आई थी, सबसे ज़्यादा सवाल ही यही उठा कि उस दूसरे घर की प्रधानमंत्री को याद नहीं आई। मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि संसद में भी चुप रहे, इस विषय पे कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री से भी जो केंद्र से सहायता मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। हमने तो 10,000 करोड़ के नुकसान का आंकलन भेजा था, उसके ऊपर भी कोई जिस तरह का एक्शन होना चाहिए हुआ नहीं। मुख्यमंत्री जी आज जो आपदा का राहत पैकेज बांट रहे हैं, वो पैसा उनके पास कहाँ से आया? क्योंकि वो तो कह रहे थे कि हमारा तो खजाना खाली है, विकास काम के लिए पैसा नहीं है। तो जो राहत पैकेज उन्होंने दिया, वो कहाँ से दिया? वो पैसा था 1,782 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने दिया। वो मकान जो जिनका वो बड़ा वाहवाही लूट रहे हैं, वो 11,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर जो है वो हमने स्वीकृत करवाए, भाजपा के सांसदों ने स्वीकृत करवाए। और जो राहत राशि हिमाचल प्रदेश को मिली, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। आज जो ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपदा राशि केंद्र ने दी, इन्होंने आपदा में भी अवसर ढूंढे। कितने सारे लोग आज ऐसे हैं जिनको आपदा के नाम पर इन्होंने ठगने का काम किया, इन्होंने अपने चहेतों को आपदा राशि दी। बहुत सारे आज लोग हैं जिनके मकान टूट गए, जिनके मकान ढह गए, घर की आंगन की दीवार चली गई, उनको राहत नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस के चहेतों को, अपने जो वर्कर्स हैं, और हमारे पास तो तथ्य यहाँ तक भी हैं
कि कुछ कांग्रेस के नेताओं ने तो अपने ही परिवारजनों को ही राहत राशि दी। केंद्र सरकार ने जो राहत राशि आम जनता के लिए दी थी, इन्होंने इसको चहेतों में बांटने का काम किया। और हम कह सकते हैं कि इन्होंने तो आपदा की राशि को भी, आपदा को भी अवसर बनाने का प्रयास। आपदा को अवसर तो भाजपा के विधायकों ने भी बनाया। जब विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो रहा था कि केंद्र से एक मंच पे सभी इकट्ठे होके जाएंगे सहायता लाने के लिए, आपके विधायक उसके पक्ष में नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हर प्रकार से मदद की। वो चाहे एनडीआरएफ की बात थी, एनडीआरएफ की बटालियन भेजने की बात हो, चाहे हेलीकॉप्टर भेजने की बात हो, राहत राशि भेजने की बात हो, हर प्रकार से। और स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में आए, कुल्लू मनाली का दौरा उन्होंने किया। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार नहीं 4-4 बार आए। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी लगातार दौरा करते रहे। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी बार बार हिमाचल का दौरा उन्होंने किया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वयं, हमारे सभी सांसद और प्रत्येक हमारे नेतागण निरंतर जो है सेवा काम में लगे रहे और लोगों को हर प्रकार से सहायता देते रहे। और जो राहत का पैकेज हम लोगों ने प्रयास किया और केंद्र सरकार ने राहत राशि हिमाचल प्रदेश को दी। और ये उस राहत राशि को कहने लगे, आप अगर इनकी एक जो नोटिफिकेशन हुई है, जो इन्होंने राहत पैकेज की जो घोषणा की, अगर उस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने उसको साइन किया है। उसमें क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया है कि जो राहत पैकेज प्रदेश की सरकार दे रही है, ये वो पैसा है जो एनडीआरएफ के तहत हिमाचल प्रदेश को मिला। ये वो मकान है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,000 मकान हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। अन्यथा इन्होंने तो कह दिया था कि हमारे तो हाथ खाली हैं, हमारा तो खजाना खाली है। तो अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या होती। आपने कहा कि सरकार की गारंटियां फेल हो रही हैं। तथ्य तो ये कहते हैं सरकार ने ओपीएस दी है। मुख्यमंत्री मंचों से कह रहे हैं लाहौल स्पीति में हमने महिलाओं को 1500 रुपये अभी शुरू कर दिया है। नहीं, देखिए, कोई एक महिला तो ये बता दें। मैं देख रहा था कितनी सारी महिलाओं के इंटरव्यूज। लाहौल स्पीति की महिला कह रही कि हमको तो किसी को नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला। किसको मिला बताएं मुख्यमंत्री, कुछ नाम तो उजागर कर दें जिन महिलाओं को मिला हो। और जहां तक ओपीएस की भी बात है, बिजली बोर्ड के कर्मचारी पिछले दिनों धरना दे रहे थे। कर्मचारी डीए की मांग कर रहे थे, उनको डीए नहीं मिल रहा। जो पे कमीशन है उसके एरियर्स नहीं मिल रहे। यहां तक कि जो रिटायरी हैं, जो रिटायर हुए हैं, उनको ग्रेजुटी और उनको जो उनकी जो कम्यूटेशन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो कौन से कर्मचारी को कौन सा लाभ इन्होंने दिया? आज कौन सा ऐसा वर्ग है? इन्होंने तो वादा किया था कि हम तो दूध भी खरीदेंगे और गोबर खरीदेंगे। आज तो जब हम क्षेत्र का दौरा करते हैं तो कई स्थानों के ऊपर तो मैं जब महिलाओं से मिला, महिलाएं सुखू भाई, अब मेरे को कहने लगे कि सुखू भाई मत बोलो, ये तो ठगू भाई है, इन्होंने तो ठगने का काम किया है। ना गोबर खरीदा, ना दूध खरीदा, ना सेब का कहते थे बागवान जो है तय करेंगे दाम। ये कहते थे 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अब तो 125 यूनिट का भी बिल आ गया। कौन सी गारंटी पूरी हुई? चलिए, स्टार्टअप फंड की बात करते थे, कहां दिया स्टार्टअप फंड? कहते थे मोबाइल हेल्थ वैन शुरू करेंगे, कहां शुरू हुई? कौन सा स्कूल इंग्लिश मीडियम हुआ? सारी गारंटियां फेल हो गई। ये तो सरकार ही फेल है, मुख्यमंत्री स्वयं फेल है। आप मुख्यमंत्री के फेल होने का जिक्र कर रहे हैं, आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। मुख्यमंत्री तो मंचों से ये भी कहते हैं कि आपने और जयराम जी ने मिलके एक पिक्चर रिलीज करने का प्रयास किया था जिसका नाम था रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदला नहीं, पिक्चर फ्लॉप हो गई डायरेक्टर की तरह। देखिए, जो झूठी गारंटियां इन्होंने दी, जो 10 झूठी गारंटियां थी, और विशेष रूप से जो 1500 को जिक्र, जिसको लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा हवा में उसको बनाया। और अब जब लोकसभा का चुनाव है तो फिर से उसी प्रकार से ये महिलाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इन झूठी गारंटियों के कारण
नुकसान हमको हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो मत प्रतिशत कितना अंतर है, 0.09% है। कितने वोटों का अंतर? 36,000 वोटों का। तो पिक्चर फ्लॉप नहीं है, लेकिन ये सरकार फ्लॉप हो गई, मुख्यमंत्री फ्लॉप हो गया। 6 विधायक इनके पार्टी छोड़ गए और अभी कुछ और छोड़ देंगे। 3 इंडिपेंडेंट का साथ छोड़ गए। राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, 3 इंडिपेंडेंट थे, 43 आंकड़ा हो गया था। भाजपा के पास 25 थे, 25 वाले 34 हो गए, 43 वाले 34 हो गए। और जब पर्ची निकली तो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी का जो है राज्यसभा का सांसद बन गया और सरकार फेल हो गई। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए। चलिए, लोकसभा के चुनाव हैं, थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला संसदीय क्षेत्र की रैली को नाहन के चौगान में संबोधित करेंगे। उससे पहले संवाद भारत के साथ चर्चा में थे शिमला संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी सुरेश कश्यप और वर्तमान के सांसद। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।